नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है प्राइम एट 4 का। तो प्राइम एट 4 में सबसे पहले वो खबरें जो आज हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पहली खबर की बात करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की लड़ाई कैसे संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र तक आई है, किसमें कितना दम है, कौन सी पार्टियां क्या कुछ वादे कर रही हैं, सब कुछ डिटेल रिपोर्ट आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर इसके साथ आपको दिखाने वाले हैं, सबको काट देने का असदुद्दीन ओवैसी का इशारा आखिरकार क्या कुछ कहता है। पूरी डिटेल रिपोर्ट, इशारा किस तरफ है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ इस खबर में आगे हम आपको बताने वाले हैं। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी खबर क्या है वो भी आपको बताते हैं। जेएमएम और कांग्रेस पर वार, पीएम मोदी का जोरदार प्रहार। बोकारो की रैली में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कुछ कहा, कैसे वहां मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई है और पीएम ने क्या क्या वादे किए हैं, डिटेल रिपोर्ट आगे प्राइम एट 4 में होगी। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें जिस पर विस्तार से हम आगे बात करने वाले हैं। गैर हिंदू को नहीं लगेगी, गैर हिंदुओं की दुकान नहीं लगेगी, माफ कीजिएगा, संत समिति का ऐलान किया गया है। पूरा मामला ये है क्या, आप प्राइम एट 4 में देखेंगे। विस्तार से ये खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी और जो खबरें होंगी उसकी भी बात करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने जो है संकल्प पत्र जारी किया है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें क्या कुछ है। गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल ये संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया है। पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे जब यह संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था। ये महाराष्ट्र की महान भूमिका सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या खास बातें हैं। पहली बात, किसानों के कर्ज माफी का ऐलान जो है वो किया गया है। किसानों के लिए भवांतर योजना लागू करने की घोषणा जो है इस संकल्प पत्र में किया गया है। तीसरी, लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। चौथी, 5 साल में 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी संकल्प पत्र में बीजेपी ने किया है। वहीं पांचवी, 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी तैयार करने की योजना भी है। छठी, मेक इन महाराष्ट्र विजन को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। सातवीं, स्किल सेंसस करेंगे, यानी स्किल के आधार पर नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। आठवीं, SC ST और OBC बच्चों को बिना ब्याज 15 लाख का लोन दिया जाएगा। नौवीं, महाराष्ट्र की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं 10वीं जो बड़ी बात है, सीनियर सिटीजन की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए किए जाएंगे। ये 10 बड़ी बातें हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। संकल्प पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर जोरदार हमला किया है। सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है।
तो एक और बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो महाविकास आघाड़ी भी एक्शन में नजर आई है। महाविकास आघाड़ी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं किसानों के लिए कई वादे जो है वो किए गए हैं। संजय राउत और सुप्रिया सुले मंच पर मौजूद रही जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था। और चलिए एमवीए के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। पहली बात, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का वादा जो है वो किया गया है। वहीं दूसरी बात, 25 लाख के मुफ्त हेल्थ बीमा का ऐलान भी घोषणा पत्र में किया गया है। तीसरी बात, ग्रेजुएट में डिप्लोमाधारी को 3,000 रुपए महीने का वादा किया गया है। चौथी बड़ी बात, महाराष्ट्र में जातिगत सर्वेक्षण कराने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। पांचवी बड़ी बात, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान घोषणा पत्र में किया गया है। छठी बड़ी बात यह है कि 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा घोषणा पत्र में एमवीए ने किया है। लखनऊ में एलडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। लालबाग इलाका बताया जा रहा है जहां ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये देखिए कैसे यहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला है। मलिहाबाद के बिल्डर अरमान बशीर के द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा था। इस जमीन पर 2 मंजिला निर्माण हो भी चुका था। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 5 मंजिला तक बनाया जाना था, जबकि एलडीए से इसका नक्शा तक बताया जा रहा है कि पास नहीं हुआ था। बावजूद इसके निर्माण का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जमीन पर जालसाजी से कब्जा किया गया था। एलडीए की ओर से इसके लिए पहले से ही नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन नोटिस को अनदेखा कर देखिए निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था। जांच में पाया गया कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण अवैध है, जिसके बाद शनिवार को एलडीए की टीम ने कैसरबाग स्थित इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया और इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का न तो नक्शा पास है, न ही बिजली का कनेक्शन वैध था। फिर इसका निर्माण आखिरकार कैसे धड़ल्ले से किया जा रहा था, ये जानने के बाद ही ये कार्रवाई जो है वो की गई है। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। एलडीए का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण के नाम से किया जा रहा था। इसका बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। एलडीए अफसरों की माने तो अवैध निर्माण के विरोध में कई बार शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं ये एक अवैध निर्माण है जो कि लखनऊ के लालबाग इलाके में मौजूद स्थित है और इस पर कल शाम से एलडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण की ये पूरी बिल्डिंग कल शाम से गिराई जा रही थी। आज सुबह भी इस बिल्डिंग पे कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि एलडीए द्वारा कल इस जगह पे कार्रवाई हुई थी जो कि बाकी रह गई थी और आज ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। पूरी बिल्डिंग अवैध बनाई गई थी, जिस कारण बिल्डिंग का निर्माण पूरा तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, सुरक्षा कर्मी तैनात है, जो चारों तरफ बैरिकेडिंग करके लोगों को रोक रखा है, जिससे कोई भी किसी तरह की कोई भी अनहोनी की आशंका ना हो। और एलडीए द्वारा ये इस तरह की कार्रवाई कई दिनों बाद लखनऊ में देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो निर्माण है वो निर्माण आज दोपहर तक पूरा गिरा दिया जाएगा और इस अवैध निर्माण को लेकर के एलडीए कई दिनों से इस भवन मालिक को नोटिस भी दी थी, जिस कारण आज ये नोटिस पूरी होने के बाद इस निर्माण को गिराया जा रहा है। स्वयंवर रावत, भारत, लखनऊ। और अगली खबर जो है वो पटना से मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, पटना के तनिष्क शोरूम में बदमाशों ने यहां पर लूटपाट की है। जी हां, पटना के तनिष्क शोरूम में बदमाशों ने लूटपाट की है। ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे थे और उनकी मंशा थी लूटपाट करने की। शोरूम से थोड़ी ही दूरी पर बिहार डीजीपी का आवास है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल बदमाशों की पहचान जो है वो की जा रही है। पटना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो खबर सामने आई है देखिए, बता रही है कि यहाँ अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। ग्राहक बनकर दुकान में घुसते हैं, प्लानिंग पहले से थी कि लूटपाट करनी है और शोरूम से थोड़ी ही दूर पर बिहार डीजीपी का आवास है, लेकिन इन लुटेरों को इस बात का भी डर नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है पटना के कंकड़बाग इलाके में, जहां कुछ ही दूरी पर जो ये शोरूम है जहां लूटपाट की है उससे कुछ ही दूरी पर बिहार डीजीपी का आवास बताया जा रहा है।
बावजूद इसके अपराधियों में पुलिस का न डर देखने को मिल रहा है, कानून का कोई भी खौफ नहीं है। दिन दहाड़े इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। शोरूम में बड़े ही शातिराना अंदाज में ग्राहक बनकर ये घुसते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो, और जाहिर सी बात है रेकी पहले से कर रखी होगी, और यही वजह है कि ये ग्राहक बनकर ऐसे वक्त में घुसते हैं जब लूटपाट की इस वारदात को ये अंजाम दे सके। हम लोग की टीम जो है अलग अलग टीम उस पर लगी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करने का। गोली भी चली है क्या? कोई गोली नहीं चली है। घायल कैसे हुआ है? वो गोली नहीं चली है, वो बाइक से छीनने में वो घायल हुए। कोई गोली नहीं चली है। 2 से 3 लाख का ज्वेलरी है, 50,000 के करीब का कैश है और कुछ मोबाइल फोन है। रांची में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो जो है वो होना है, और थोड़ी ही देर में रांची में जब पीएम मोदी रोड शो करेंगे उस वक्त कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ भारत आपको दिखाएगा। करीब 1.5 घंटे तक बताया जा रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोड शो करेंगे झारखंड में। देखिए थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि रांची जो है वहां पर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1.5 घंटे तक ये रोड शो होना है और उस दौरान काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि रोड शो जब भी पीएम करते हैं लोग उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं ताकि वो पीएम मोदी को देख सके। अब जो तस्वीर रांची से सामने आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो तैयारियां हुई हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सफाई कर्मचारी से भी मिलने की बात है। यहाँ पे शिवराज जी जैसे मिले हैं शिवराज सिंह चौहान, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के स्वागत में पोस्टर जो चस्पा हुआ है उसकी तस्वीर भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। से मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपनी लाडली बहनें हैं और उन्हीं के कारण तो ये स्वच्छता है। मोदी जी के आगमन से भी वो बहुत प्रसन्न है और कह रहे थे इसलिए ज्यादा खट रहे हैं। एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जो कटने और बटने की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर कूटे जाएंगे। ये कूटा पीटी के दिन अब लद गए हैं। उनने झारखंड को ही कूट दिया, विकास को कूट दिया, जनता को कूट दिया। इसलिए जनता ने अब फैसला कर लिया है कि इस बार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन कूटेगा, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा। प्रधानमंत्री रोड शो पर क्या कहना चाहेंगे? कितनी विधानसभा से होगा, कितने लोग आने वाले हैं? जितने मैं जनता में आनंद और प्रसन्नता देख रहा हूं वो अद्भुत है। यहाँ के भाई बहन, व्यापारी, नौजवान, गरीब, स्वच्छता कर्मी सब आनंद से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और कब उनका हम हृदय से स्वागत करें। यहाँ ऐतिहासिक स्वागत आज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो यहाँ पर के झारखंड चुनाव के इलेक्शन के इंचार्ज हैं और यहाँ पर आज प्रधानमंत्री का तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है। 5 विधानसभाओं को वो कवर करने वाले हैं। इस रोड शो में हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है झारखंड की जो आवाम है, रांची की जो आवाम है वो जुटने वाली है। और देखिए अभी अभी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के साथ में जो सफाई कर्मी है उनसे चर्चा की है। क्या नाम है आपका? मंजू तिर्की। अरे आप क्या सफाई करती हैं? हाँ सर। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री ठीक काम कर रहे हैं? हाँ कर तो। सफाई कर्मचारियों के लिए ठीक काम किया है? हाँ ठीक किए हैं। हाँ ठीक। इसके पहले पीएम मोदी ने बोकारो में एक बड़ी रैली की और इस रैली से जेएमएम और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। कहा जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है। कांग्रेस ओबीसी,
ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय संत समिति का ऐलान हुआ है। महाकुंभ में गैर हिंदू की दुकान जो है वो नहीं लगेगी। हिंदू दुकानदार भी हलाल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेच सकेंगे। कुंभ के 50 किलोमीटर के घेरे में नई दुकान की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। सरकार से अपील की गई है कि कुंभ को शास्त्रों के अनुकूल ही बनाएं। हम इस थूकलीगी गैंग पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और हमारे पवित्रतम त्योहार और 12 वर्षों पर आने वाले इस कुंभ में रोजी रोटी और पेट पालने के नाम पर क्या हम हिंदू समाज की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या? कतई नहीं कर सकते। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि कुंभ परिक्षेत्र की तो बात छोड़िए, कुंभ के 50 किलोमीटर के अंदर में किसी नए व्यक्ति को दुकान लगाने की, सामान बेचने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी हलाल सर्टिफाइड तो हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले, चाहे वो हिंदू व्यापारी बनाते हों, चाहे मुस्लिम व्यापारी बनाते हों। और नवभारत से सीएम धामी ने खास बातचीत की है। महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार बनेगी, ये सीएम धामी का कहना है। नवभारत से बातचीत के दौरान सीएम धामी ने कहा है कि महायुति सरकार महाराष्ट्र में एक बार फिर से बनेगी। वहीं महाविकास अघाड़ी पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। तुष्टीकरण की राजनीति में विपक्ष जुटा हुआ है, ये कहना है सीएम धामी का। देश के अंदर अभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लोगों ने देश में तीसरी बार मौका दिया है। अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं, हरियाणा में भी वहाँ डबल इंजन की सरकार चुनी है, तो महाराष्ट्र में भी कोई उलझन नहीं है। लोग जो है तीसरी बार यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चुनेंगे और महायुति की यहाँ सरकार बनेगी। जो विकास यहाँ पर शुरू हुआ है, जो समृद्धि यहाँ पर हुई है, वो आगे बढ़ेगी। और आज पूरा देश, दुनिया भारत को देख रही है और पूरा देश आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, साथ चल रहा है। तो महाराष्ट्र भी आगे चलेगा, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। सर, आप एक पत्र का जिक्र कर रहे थे। ऑल इंडिया उलेमा ने 17 शर्तें रखी हैं, 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की, कई ऐसे टेररिस्ट जो जेल के अंदर है उन्हें छुड़ाने की, 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड के लिए मांग की, और साथ ही साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने की, कि अगर ये सारी शर्तें मानी जाती हैं तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे। ये ऐसी राजनीति है? ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को जो है एकत्र करने के लिए और तुष्टीकरण की जो इनकी राजनीति है उसी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने अभी इनकी इस राजनीति को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। इसको जो है उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। तो महाराष्ट्र में भी वो इस प्रकार की जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। और वक्फ बोर्ड, चूंकि इसके कारण से बहुत परेशानियां आज पूरे देश के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर हो रही हैं, और उसमें जो है ये लोग पूरे के पूरे कर्नाटका में इस प्रकार का हुआ है कि एक पूरा का पूरा गांव इन्होंने वक्फ बोर्ड में घोषित कर दिया। वहाँ महामंदिर भी, वहाँ किसानों की जमीनें भी, अन्य जो भी उसमें जितने प्रकार की भी लोगों की संपत्तियां थी वो सारी उसके अंदर आ गई हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं तुम, अभी तुम्हारे ख्वाब झुकना शुरू होने वाले देवेंद्र फडणवीस। तुम्हारे शिंदे में 12 का आंकड़ा चल रहा है। तुम दोनों दिखाने को एक अंदर से तुम्हारे में तुम एक की दूसरे की टांग खींच रहे हो, मेरे को मालूम। इस बीच